नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नो IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमसे PDF परचेज करके अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट का हम 25 रुपया प्राइस ले रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है, नहीं बनाया है, तो आप उसे बनाइए और अपने स्टडी सेंटर में सबमिट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे BEVAE 181 यानी पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो आज का चैप्टर होने वाला है वो है इकाई 8। इकाई 8 का शीर्षक है जैव विविधता, खतरे और संरक्षण। अगर आप 181 के सभी वीडियोस को देख चुके हैं तो अभी तक आप ये जान गए होंगे कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता किसे कहते हैं। आज इस चैप्टर में हम उसके खतरे और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी जैव विविधता किस प्रकार खतरे में है और हम उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों, अगर जैव विविधता की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर लगभग 500 मिलियन प्रकार के पौधे, जीवों और सूक्ष्म जीवों ने अपना घर बनाया। जैविक या जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार लगभग 13 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें से 1.7 मिलियन प्रजातियों को पहचाना गया है और उनका वर्णन किया गया है, जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं। जबकि हम इसकी सही संख्या नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अभी तक कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, इसका जो अध्ययन है वो हम नहीं कर पाए हैं। अब मान लीजिए समंदर के नीचे का जो जीवन है उसका हमने सिर्फ 5% ही अभी तक जाना है। हमने गहरे समंदर में अभी तक गए ही नहीं। हमें ये पता ही नहीं कि गहरे समंदर में कितनी वनस्पतियां हैं, कितनी जीव है, कितने मछली हैं, कितने सरीसृप हैं, कितने उभयचर हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों, जीवन बहुत बड़ा है। उतने बड़े जीवन का अध्ययन वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम वही देख पाए हैं जो हमारे सामने है। आई बात समझ में? हम उसी का अध्ययन कर पाए हैं जो हमारे इर्द गिर्द है और जितना संभव हो पाया है। लेकिन समंदर के नीचे क्या है हम नहीं जानते। अमेज़न के गहरे घने जंगलों में कौन से सांप हैं, कौन से प्रजाति की छिपकली है, क्योंकि देखिए सांप और छिपकली ये दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी अनगिनत प्रजातियां होती है। मकड़ी के भी अनगिनत प्रजातियां होती है। तो उनका अध्ययन अभी तक करने में हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा जैव विविधता की हानि के कारण, यानी जैव विविधता का हानि क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो जैव विविधता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैव विविधता जितना जटिल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना हमारे लिए फ़ायदा है। अब मान लीजिए हमें कोई ऐसी स्पीसीज प्रजाति देखने को मिल जाती है अध्ययन के परिणाम स्वरूप, जो हम मानव जीवन के लिए क्या हो, अच्छा हो, जो पर्यावरण के परिस्थिति के अनुकूल हो, तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। मान लीजिए हमें ऐसा कोई पौधा मिल जाता है जिसके अंदर बहुत प्रकार के औषधीय गुण हो, तो इससे क्या होगा, इससे हमें ही फ़ायदा होगा, मानव जीवन को ही फ़ायदा मिलेगा। आई बात समझ में? लेकिन मान लीजिए कि जितने भी पर्याप्त वनस्पति है या जीव जंतु है उसे ही अगर हम मार दें, लकड़ी लेने के चक्कर में अगर हम उस पेड़ को काट दें, मांस लेने के चक्कर में अगर हम भेड़ बकरियों को मारना, गायों को मारना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी जो जैव विविधता का जो एक क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या होता जाएगा, धीरे धीरे जो घना था वो घना से उल्टा होते जाएगा, सघन होता चला जाएगा। पेड़ पौधे की मात्रा में कमी आएगी, जंगली जानवर क्या विलुप्त तो होना शुरू हो जाएगा। इससे हानि तो हमें ही होगी। तो हानि क्यों होती है, जैव विविधता की जो हानि होती है क्यों होती है, उसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैव विविधता की हानि के मुख्य कारणों में शामिल है भूमि उपयोग में बदलाव। हम लोग भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जहाँ पर जंगल है उसकी कटाई करके हम फैक्ट्री लगाते हैं, सिनेमा हॉल लगाते हैं, बड़े बड़े बार बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनियां उद्योग खोलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, पेड़ पौधे में की जितनी कमी होगी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही अधिक क्या होगा, बढ़ेगा।
बदलती जलवायु यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि अब मान लीजिए ठंडा का सीजन नहीं आया है, लेकिन ठंडे के सीजन आने से नवंबर में ठंडा ऐसे नॉर्मली जो है घुस जाती है हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु में। अब मान लीजिए अगस्त में ही ठंडा पड़ गया तो क्या होगा, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होंगी जो अगस्त महीने में उगती है, वो उगेंगी? बिल्कुल नहीं उगेंगी। तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैविक आक्रमण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो दूसरी चीज़ों को खा लेते हैं। और नाइट्रोजन का जमाव यानी वायु प्रदूषण, अत्यधिक नाइट्रोजन भी होना सही नहीं है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें हम वो पढ़ेंगे अधिवास की हानि। ठीक है, चलिए तो अधिवास किसे कहते हैं पहले हम इसे समझेंगे। देखिए, अधिवास का अर्थ है वो क्षेत्र जहाँ प्रजातियाँ भोजन और आवास का इस्तेमाल करती है और प्रजनन करती है, उसे कहते हैं अधिवास। यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पर कोई प्रजाति अपना भोजन करती है, अपना आवास वहाँ पर वो बनाती है और क्या करती है, प्रजनन करती है, उसे कहते हैं अधिवास। तो अधिवास की हानि यानी वैसा क्षेत्र, अब मान लीजिए केंचुआ क्या करता है, ज़मीन के अंदर में रहता है। अब मान लीजिए वहाँ से हम उस ज़मीन को ही हटा दे तो क्या होगा, केंचुआ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। अब जंगलों के बिल में सांप रहते हैं। अब हम मान लीजिए जंगलों की कटाई कर दें और पूरे जंगलों में ढलाई कर दें, सीमेंट से टाइल्स बैठा दे, मार्बल बैठा दे, फैक्ट्री बना दे, तो क्या सांप वहाँ पर रह पाएंगे? नहीं। तो जब सांप वहाँ पर रह नहीं पाएगा, उसे आवास नहीं मिलेगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, वो तो मर ही जाएगा ना। तो इसे कहते हैं अधिवास की हानि। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर जीवों का अपना अलग अलग एक परितंत्र होता है। आई बात समझ में? जहाँ पे वे अनुकूल होते हैं। अब मान लीजिए अमेजॉन का जंगल है। अमेजॉन के जंगल में मान लीजिए कि एक ऐसा सांप है जो पेड़ में लटकती है, जो हमेशा 12 मास जो है वो पेड़ में लटकती रहती है, पेड़ में रहती है। अब मान लीजिए हम उस जंगल की सफाई कर दें, उस जंगल को काट दें, तो वो सांप कहाँ रह पाएगी? वो सांप रह नहीं पाएगी। आई बात समझ में? वो सांप विलुप्त हो जाएगी, वो मर जाएगी। तो अधिवास की हानि, अगर हम किसी जंगल की कटाई करते हैं तो उसको दिक्कत होती है। और देखिए, जीव जंतुओं के रहने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है उसका अधिवास, यानी जहाँ पे वो रह सके, भोजन खा सके और प्रजनन कर सके। अगर उनसे हम वही जो क्षेत्र है वो ज़मीन छीन लेंगे, उनसे हम उनका आवास छीन लेंगे, तो वो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी है। भारत की बात करें तो भारत में चीते बिल्कुल से विलुप्त हो चुके हैं। आई बात समझ में? इसलिए तो भारत की सरकार ने नाइजीरिया से और विभिन्न देशों से चीते मंगवाने का काम किया है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कहीं पर हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, तो वहां पर रहने वाले जीव जंतु क्या करेंगे? उस जंगल से किसी और जंगल की ओर पलायन करेंगे या फिर शहर की ओर पलायन करेंगे। और वो जैसे ही अपने जंगल से किसी और जंगल में पलायन करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उन पर हमले का डर रहता है। आई बात समझ में? उन पर क्या रहता है? हमले का डर रहता है, क्योंकि वो जहाँ पर हैं वह सुरक्षित हैं। उन्हें पता है कि वहाँ उस जंगल में बाघ नहीं है। अगर कोई बंदर है तो उस बंदर को पता है कि इस जंगल में क्या नहीं है, शेर नहीं है, बाघ नहीं है। लेकिन अगर उस जंगल को हम लोग काट देते हैं तो उस बंदर को या उस हिरण को किसी और जंगल में क्या होना पड़ता है? शिफ्ट होना पड़ता है। तो जब वो पलायन करते हैं, शिफ्ट होते हैं कोई और जंगल में, और उस जंगल में बाघ है, शेर है, लोमड़ी है, तो वो क्या करेगा? वो उस बंदर को या उस हिरण को मार के खा जाएगा। तो उनके जान का खतरा भी उन पर बना रहता है। तो इसे कहते हैं अधिवास की हानि। और जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योग बन रहे हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े कल कारखाने बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, सिनेमाघर बन रहे हैं, जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, उससे तो दोस्तों यही लगता है कि आने वाले समय में अधिवास की हानि होती रहेगी। अब आगे देखिए, अधिवास का विनाश या अधिवास की हानि जो है, ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रजातियां लुप्त हो रही है। अब मान लीजिए हाथी है। अब खुद देखिए कि बचपन में जब हम थे, हम कितने हाथियों को देखते थे अपने रोड से गुजरते हुए। आज जो है हाथियां लगभग कुछ खास जगहों में ही है। हमारे आसपास की बात करें तो यहाँ पे हाथी नहीं है, जबकि बचपन में हम कई बार अपने हाथियों को देख चुके हैं। आज हमें हाथी को देखने के लिए जाना पड़ता है चिड़ियाघर जाने के बाद ही हम हाथी को देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं विनाश का कारण जो है हम इंसान ही बन रहे हैं। हम इतने पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं कि अधिवास की हानि हो रही है। आई बात समझ में? चलिए, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनके बारे में, पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे क्या हो रहा है कि हानि हो रहा है और प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर चली गई है।
सबसे पहला है भूमि उपयोग के लिए जंगलों को काटना। देखिए, भूमि उपयोग के लिए जंगल को काट रहे, देखिए एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, कीट पतंगे, वनस्पतियाँ रहती है। अगर एक जंगल को हम काट देते हैं, एक जंगल को हम नष्ट कर देते हैं, तो इससे होता क्या है कि उस जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतु और वनस्पति जो हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? देखिए, खेती के लिए विस्थापन को अफ्रीका में 70% जंगलों की कटाई, एशिया में 50% जंगलों की कटाई और अमेरिका में 35% जंगलों की कटाई के लिए जिम्मेदार माना गया है। किसके लिए? खेती के लिए। अब खेती के लिए क्या कर रहे हैं लोग? अब देखिए, ऐसे तो मान लीजिए खेत को, जितनी भी खेती की ज़मीन बची हुई है उसमें लोग अपना घर बना रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। अब जब खेती की समस्या आ रही है, अनाज की कमी हो रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट कर उन जंगलों में खेती कर रहे हैं। तो एक तरफ से हानि तो हमारा ही हुआ। जंगल को काट कर हम खेती कर रहे हैं, भले हमें उस पर खेती से जो है फसल मिल जाएगी, लेकिन जंगल तो चला गया। एक पेड़ को बड़ा होने में 50-60 साल लग जाता है। तो क्या जिस हिसाब से हम जंगल की कटाई कर रहे हैं उस हिसाब से हम जंगल लगा रहे हैं, जंगलों का निर्माण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दूसरा है मत्स्य संवर्धन के लिए मैंग्रोव स्थानों का विनाश। देखिए, जो मैंग्रोव वन है, उन मैंग्रोव वनों की कटाई हो रही है। क्यों? मत्स्य पालन के लिए, कि मत्स्य पालेंगे, तालाब बनाएंगे, गीली मिट्टी होगी, और क्योंकि मैंग्रोव वन जो होता है मैक्सिमम गीली मिट्टी में होती है, तो जो गीली मिट्टी होगी वहाँ मछली का उत्पादन करेंगे। तो मछली के उत्पादन के चक्कर में हम मैंग्रोव वन का विनाश कर रहे हैं। तीसरा है कोरल का खनन। देखिए, कोरल क्या होता है इसको समझिए। कोरल का खनन का मतलब, देखिए समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं वो अपने शरीर से कुछ ऐसी चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं जो काफ़ी फायदेमंद होती है, जो काफ़ी लाभदायक होती है, जिसमें कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। तो वो जब मछलियाँ जब छोड़ती है तब समंदर के एक स्थान पर वो क्या होता है, नीचे ज़मीन पर वो जमा हो जाता है। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोरल का खनन किया जा रहा है। यानी जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े मतलब मेडिसिन के कंपनी के मालिक हैं, तो बड़े बड़े कंपनियां क्या कर रही है, उस समंदर का खनन कर रही है उस कोरल को निकालने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे समंदर की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इससे आदिवास की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलिए आगे है भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण। यानी भूमि को काट कर हम क्या कर रहे हैं? झील बना रहे हैं। आई बात समझ में? इमारती लकड़ी और जलावन लकड़ी का बहुत अधिक इस्तेमाल। ठीक है, चलिए उसके बाद नदियों में बांध बनाना, मीठे पानी के जलाशयों में तलछट और कीचड़ का जमाव करना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे क्या हो रहा है कि जीव जंतुओं के अधिवास को हानि पहुंच रही है। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य वन्य जीव संघर्ष। देखिए, मनुष्य कुछ पादपों का या कुछ प्रजातियों का, जंतुओं का इस प्रकार से शिकार कर रहा है कि उसका जो मात्रा है, जनसंख्या है, काफ़ी कम हो चुका है। अगर अब बात करें मत्स्य पालन की, तो आज वर्तमान में समंदर में इतनी मछलियों का शिकार रोजाना होता है कि इससे समंदर का जो एक बायोस्फीयर होता है, समंदर का एक जो परितंत्र होता है, वो क्या हो चुका है? प्रभावित हो चुका है। अब मान लीजिए समंदर में कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो काफ़ी अरबों साल से समंदर के नीचे है, वो विलुप्त हो चुकी हैं क्योंकि हम अंधाधुंध शिकार कर रहे हैं। शार्क मछली का शिकार हो रहा है, व्हेल मछली का शिकार हो रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसे मारा जाता है, उससे दवाई प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये उनकी अधिवास की हानि है। ये एक जो है संकटापन्न स्थिति को हम जो है आने वाले भविष्य के लिए जो है उत्पन्न कर रहे हैं। समंदर का जो अपना एक खुद का परितंत्र होता है, तो वो हानि, उसे हम हानि कर रहे हैं, उसे हम चोट पहुंचा रहे हैं, अत्यधिक मछलियों का शिकार कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण भी हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है? मछलियों की संख्या में जो है वो कमी भी आ रही है। अब इससे क्या होगा? मान लीजिए इससे होगा कि समंदर में जो व्हेल है, शार्क है, अगर हम छोटी मछलियों का अत्यधिक शिकार कर लेंगे तो व्हेल और शार्क अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? वे तो समंदर में भूखे मर जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, उदाहरण के लिए दक्षिणी ब्लूफिन टूना, अटलांटिक हैलीबट और पैसिफिक एवं अटलांटिक साल्मन, इस समय यहाँ पर क्या हो गया कि जल प्रदूषण भी हो रहा है मछलियों के शिकार के लिए। साथ ही साथ जो है मछलियों की जो जलीय जीव है उसकी संख्या में काफ़ी कमी भी आ चुका है। आई बात समझ में? चलिए, अगर अमेरिका की बात करें तो पूरे वर्ष भर में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा होता है सिर्फ और सिर्फ पालतू जानवरों को मारकर, उनसे जो है
मतलब जो कुछ प्राप्त करते हैं उसे बेचने के लिए। यानी सोचिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष मुनाफा कमाती है। किस चीज़ से? सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मारकर, उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करके। आई बात समझ में? जैसे कि राइनोसोरस है, यानी गेंडा जो है, उसका जो सींग है, उसका सींग को लेते हैं, उसके सींग को बेचते हैं, कहते हैं कि उसके सींग से इलाज होता है या जो भी होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अमेरिका कुल एक साल में 10 बिलियन डॉलर की कमाई करता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें फ़ायदा तो मिल रहा है कि हाँ भाई चलो हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जीव जंतुओं को हानि हो रहा है, पर्यावरण को हानि हो रहा है। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातियों का चयनात्मक विनाश के बारे में। देखिए प्रजातियों का चयनात्मक विनाश क्या होता है? देखिए चयनात्मक विनाश होता है कि जिस जानवर को हम चुनकर मारते हैं। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि एक जंगल है, उस जंगल में हिरण भी है और उस जंगल में शेर भी है। आई बात समझ में? तो मान लीजिए हम अपने फायदे के लिए अत्यधिक हिरणों का शिकार कर रहे हैं। अब अत्यधिक हिरणों का शिकार करने से क्या होगा? उस जंगल में हिरणों की संख्या कम हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी। तो अगर हिरणों की संख्या कम हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी तो इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि शेर को क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। शेर शिकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर शेर को भोजन नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा? शेर भूखे मर जाएंगे और शेर की जो संख्या है वो विलुप्त हो जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रजातियों का चयनात्मक विनाश। तो इससे क्या होगा? एक जीव को मारने के चक्कर में, एक जीव को विनाश के चक्कर में दूसरा मेरा जीव जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब दूसरा पॉइंट है चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना। देखिए चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना, पालतू बनाने का मतलब है उसे पाल पोस कर बड़ा करना। देखिए अब हम क्या हो गया कि मानव, अब मनुष्य का अगर आप देख रहे हैं तो अभी क्या हो गया कि अभी ऐसी ऐसी वनस्पतियां आई हैं, ऐसी ऐसी खेतियां हो रही है जो मनुष्य प्रकृति पर नहीं छोड़ रही है। उस फसल की खेती इंसान खुद कर रहा है। कैसे कर रहा है? अब देखे होंगे आप जंगल में बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो स्वतः ही जो है वो उग जाते हैं। आई बात समझ में? और उसी फल के दूसरे प्रजाति को मनुष्य, इंसान अपने घर में लगाता है और पाल पोस कर उस फल को, पेड़ को बड़ा करता है और फल का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि जो प्रकृति पर जो निर्भर रहती है कोई वनस्पति या कोई पेड़ पौधा, मान लीजिए कोई आम का पेड़ है, जो पहले जंगलों में आम अपने आप ही उग जाया करता था, अब वो क्या कर रहा है कि अब मनुष्य ने उस आम के पेड़ को इतना पालना शुरू किया, अपने अनुसार इतना उसको ढाल दिया कि अब वो आम का पेड़ स्वतः ही आम नहीं दे पाएगा। अब उसके लिए आपको उस आम के पेड़ में इंजेक्शन मारना होगा, फल को अच्छा तरोताजा रखने के लिए सुई मारना होगा, आपको उस फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस पेड़ को बड़ा होने के लिए आपको खाद यूरिया का जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन जंगलों में पेड़ तो अपने आप बड़े होते हैं, कोई इंसान जाकर वहाँ खाद यूरिया डालता नहीं है। आई बात समझ में? तो जब किसी भी वनस्पति को हम पालतू बनाते हैं, मान लीजिए उस आम के पेड़ को, या मान लीजिए मक्का का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, मक्का, ठीक है। तो जो मक्का है, मक्के की खेती जब जंगलों में पहले अपने आप हुआ करती थी, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि मक्के का आविष्कार इंसानों ने किया है, पहले जंगलों में हुआ करती थी। अब क्यों नहीं होती है? अब इसलिए नहीं होती है कि उस मक्के के फसल को इंसानों ने इस प्रकार ढाल दिया है कि बिना मनुष्यों की देखभाल के, ठीक है, बिना मनुष्यों के खेती के अब मक्का का उत्पादन जंगलों में होगा ही नहीं। आई बात समझ में? तब देखिए उसी प्रकार आज मनुष्य के पास घरेलू पशुओं का बड़ा झुंड है। अब मान लीजिए भेड़, बकरी जो है, गाय जो है, ये चरने के लिए है। जब गाय, भैंस, बकरी, ये सब भेड़ जो है वो घास के मैदान में चरती है तो क्या करती है? उस घास को वो खाती है और वो संतुलित रखती है पर्यावरण को। तो अगर हम उन जानवरों को पालतू बनाएंगे तो क्या होगा? इसका जो प्रभाव है वो प्रकृति पर पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इससे क्या होगा? इससे मतलब हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका विनाश होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि हम किसी गाय को अपने घर में पालतू बना रहे हैं, जबकि उस गाय को जाना है घास के मैदान में चरने के लिए, घास खाने के लिए, तो घास क्या होगा? काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, जंगलों का निर्माण हो जाएगा। जहाँ पे जंगल नहीं होने चाहिए वहाँ जंगल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसे ही कहते हैं चयनात्मक प्रजातियों को पालतू बनाना। आगे हमारा पॉइंट है कीटनाशकों का उपयोग। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं? फसलों की अत्यधिक उत्पादन के लिए, कि फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो, हम क्या कर रहे हैं? कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? भले ही हम उस कीट को तो मार रहे हैं, उस कीट को तो हम मार दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य ऐसे भी कीट होते हैं जो फसलों को हानि नहीं पहुंचाते, वो भी मर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी है या मक्खी है,
या तितलियां हैं, ये परागन का काम करती है। परागन बोले तो मेल मादा जो है फूल है उससे जो है वो मतलब मेल के फूल से वह कुछ रस को लेकर मादा फूल में ले जाकर डालती है। इससे क्या होता है, सिर्फ फसलों का पैदावार होता है, फल फूल का निर्माण होता है। तो जो तितलियां मर जाएंगी कीटनाशकों से, जो है मधुमक्खियां मर जाएंगी कीटनाशकों से, मक्खियां मर जाएंगी कीटनाशकों से, तो इससे क्या होगा, इससे आपका तो फल का उत्पादन ही नहीं होगा, परागन ही नहीं होगा। और जब परागन ही नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि फल फूल कैसे होगा, खेतों में धान कैसे होंगे, आम में जो है आम के पेड़ में आम कैसे होगा। तो जो परागन के जो वाहक होते हैं, ठीक है, जो प्रजनन तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग में यानी एक फूल से दूसरे फूल में लेकर जाते हैं, वो जो वाहक है तितलियां, वो तितलियां और मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं, फल फूल का निर्माण ही नहीं होगा। और फल फूल का निर्माण ही नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, इंसानों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अमेरिका में कई कीटनाशकों जैसे डीडीटी, डीडीई और पीसीबी को प्रतिबंधित किया गया है, जो अनेक विकासशील देशों में अब तक आयात किए जा रहे हैं। ये पदार्थ जीवित जीवों में पाए जाने वाले सामान्य हार्मोन पर बाधा पैदा करते हैं और उनके समान कार्य करते हैं। घड़ियालों, टर्न, साल्मन और गलों में उनके परिवेश से कीटनाशकों और जंतु हार्मोन के रासायनिक स्तरों के उच्च होने के कारण प्रजनन संबंधी समस्याएं पाई गई है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे हम देखेंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन होता क्यों है? जलवायु परिवर्तन होता इसलिए है जब भी हम पर्यावरण में रहने वाले यानी पर्यावरण में विद्यमान जो गैस है या फिर जो पर्यावरण से जब भी हम छेड़खानी करेंगे तब जलवायु परिवर्तन होगा। तो पर्यावरण से छेड़खानी के कैसे कैसे हो सकते हैं? एक तो हो सकता है मृदा के अपरदन से, यानी अत्यधिक मिट्टी की कटाई से हो सकता है। अत्यधिक पेड़ों और जंगलों की कटाई से हो सकता है। वातावरण में अत्यधिक प्रदूषित गैसों को छोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, जलवायु को परिवर्तन कर सकते हैं। आज ये तीनों हो रहा है, मिट्टी का जो है अपरदन भी हो रहा है, जंगलों और पेड़ों की कटाई भी हो रही है, साथ ही साथ उद्योगों से जो जहरीले गैसें निकल रही है या फिर नदियों में जो जहरीले तरल पदार्थ हम फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, इन चारों चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। और जब जब पर्यावरण दूषित होगा जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन क्या है? बिन बरसात के पानी बरसात होना, बरसात का सीजन ही नहीं है लेकिन बरसात हो रहा है, बर्फ का सीजन ही नहीं है लेकिन बर्फ जमी हुई है। इस साल का जनवरी में क्या हुआ? इस साल जनवरी फरवरी में इतनी अत्यधिक बर्फबारी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी बर्फबारी कभी नहीं हुई। केदारनाथ में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, हर जगह पे बर्फबारी हुई। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, प्रभाव है। और इसी कारण क्या हो रहा है, हमारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हम तो इंसान हैं, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन उन जंतुओं का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में जीते हैं? अगर गर्मी में क्या हो जाए, बरसात आ जाए, गर्मी में अगर बर्फ़ गिर जाए तो वे जीव जंतु जो गर्मी में उत्पन्न होते हैं, सर्वाइव करते हैं, वे मर जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो है वह काफ़ी चिंता का विषय है। और आपने देखा होगा जहाँ भी इंटरनेशनल समिट वगैरह होते हैं, जैसे कि अभी G20 का समिट हुआ भारत में, तो उसी प्रकार ब्रिक्स है, आई बात समझ में, G7 है, G20 है, तो इस तरह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट या बैठकें होती है उसमें ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है इसे हर बार उठाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस चीज़ को हर बार जो है वो उठाया जाता है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तापमान में देखिए, जितना हम हर साल पृथ्वी जो है ना वह गर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर का जो ओजोन परत है उसमें लगातार क्षय हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो हम स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं तो उससे निकलने वाले रसायन से क्या हो रहा है, ओजोन परत छेद हो रहा है। तो जब ओजोन परत छेद होगा तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, वो सीधे हम तक पहुंच जाएगा, सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। इससे पृथ्वी क्या हो जाएगी दोस्तों, गर्म हो जाएगी। और पृथ्वी दिन ब दिन गर्म होती चली जा रही है। अंटार्कटिका में जो हिमालय है वहाँ की बर्फ़ें जो है वो पिघलना शुरू हो चुका है। आई बात समझ में? चलिए आगे हमारा पॉइंट है वन्य जीवों का अवैध शिकार। देखिए, ये बात तो सही है, मैंने पहले ही कहा, हम अपने फ़ायदे के लिए वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। शिकार दो दृष्टिकोण से हो सकते हैं।
एक तो हम उस वन्य जीव को हम खा लें, आई बात समझ में, जैसे जंगल में हिरण का शिकार, खरगोश का शिकार हो रहा है खाने के लिए, मांस के लिए। और दूसरा हो सकता है कि उससे हम कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, जैसे गेंडे का शिकार हो रहा है, क्यों, उसके सींग को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अफ्रीका में अब जितने गेंडे हैं उस गेंडे के सींग को पहले ही काट दिया जा रहा है, क्यों, ताकि उसका सींग ही ना रहे। अब उसका सींग ही नहीं रहेगा तो उसका कोई शिकार क्यों करेगा। तो सोचिए, गेंडे के प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए उसके सींग को काटा जा रहा है, ताकि जो शिकारी है उसके सींग के लिए उसका शिकार ना कर पाए। ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट एकदम, ठीक है, लेटेस्ट है, आजकल की ये न्यूज़ है। आई बात समझ में। अब देखिए, जंगली जानवरों से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। किसी जानवर से हम औषधि प्राप्त करते हैं, जैसे कि व्हेल मछली से कहा जाता है कि कैंसर का इलाज होता है। व्हेल मछली के दिमाग में एक तरल पदार्थ होता है, उसको बाय इंजेक्शन से उसको बाहर निकालते हैं। तो इस चीज़ को अब देखिए, व्हेल मछली है भाई, वो तो कोई ऐसी वैसी मछली है नहीं कि उसे नींद की दवाई खिला दी है, वो सो गया और उससे वो निकाल लिया। वो इतनी विशालका, इतना बड़ा मछली है कि नशीली दवाइयों का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है उसका शिकार हो रहा है, किसका, व्हेल का, शार्क का, और उसको मार के उसका दिमाग के मस्तिष्क के अंदर का जो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसे निकाला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उस मछली का जो जनसंख्या वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ठीक है, जिनके फरों का इस्तेमाल होता है, कुछ का अंगों का, किसी का हड्डी का जो है वो इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं वन्य जीवों का अवैध शिकार। देखिए, अब इसमें शिकार 3 मुख्य प्रकारों से होते हैं। पहला है वाणिज्यिक शिकार, कॉमर्शियल हंटिंग। कॉमर्शियल हंटिंग में क्या होता है कि उसके अंगों को, उसके हड्डियों को, उसके फरों को, उसके स्किन को, उससे प्राप्त औषधि को बेचने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं कॉमर्शियल हंटिंग। आई बात समझ में। दूसरा है निर्वाह शिकार, जंतुओं को अपनी उत्तरजीविता के लिए भोजन प्रदान करने हेतु मारना, यानी शिकार करना, खाने के लिए, मैंने पहले ही कहा, मांस के लिए। तीसरा है स्पोर्ट हंटिंग, यानी खेल के रूप में शिकार करना। अब मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल में क्या दो व्यक्तियों के बीच में क्या हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच में ये कंपटीशन हुआ कि कौन शिकार कर सकता है, कौन निशाना लगा सकता है। देखिए, भारत में बहुतायत मात्रा में शेर थे। अंग्रेज जब यहाँ आए ना, तो वे शिकार करने के लिए जंगल जाते थे और बाघ को मारकर लाते थे। इससे क्या हुआ, उस चीज़ को, शिकार को लोग एक पहले खेल समझते थे। उस खेल के चक्कर में आज ये हो गया कि आज हमें जंतु जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। पहले ये खेल था, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जो है कुलीन घराने के लोग, उनके राजकुमार, राजा के बेटे, राजा, अंग्रेज, ये सभी जाते थे जंगल खेलने के लिए कि शिकार करेंगे, शिकार एक खेल है। आज वो खेल क्या हो गया, वो खेल खत्म हो गया। आई बात समझ में। तो 3 तरीके का शिकार हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इससे जंतु जानवरों के जनसंख्या में कमी आती है। अब देखिए, जैसे जैगुआर, शेर, बर्फीला चीता और चीता जैसे जंतुओं का शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है। हाथियों को उनके हाथी दांत, ठीक है, और गेंडा को उनके सींग के लिए मारा जाता है। एक सींग वाले गेंडा जिस पर बहुत घने बाल होते हैं, काले बाजार में इसकी कीमत 24,000 अमेरिकी डॉलर है। इसे उत्तरी यमन में सजावटी चाकुओं के हैंडल बनाने में और पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एशिया के कुछ भागों में दवा के तौर पर, खास तौर पर बुखार मिटाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक यौन उद्दीपक है, जबकि इसमें मौजूद केरोटिन नामक पदार्थ बालों की कतरन और अंगुली के नाखून खाकर प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 60 देशों ने राइनो के सींगों के आयात या निर्यात पर रोक लगाने, इनकी गैर कानूनी व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए सहमति दी है, क्योंकि इनका बाजार मूल्य बहुत अधिक है। आई बात समझ में। अब देखिए, मैंने कुछ देर पहले व्हेल के बारे में, आपको व्हेल बोन के बारे में बताया था। देखिए, वही चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है। एक अन्य उल्लेखनीय वाणिज्यिक शिकार व्हेल का किया जाता है। व्हेल का उद्योग आमतौर पर बड़ी, लाभकारी बलीन व्हेल के आसपास केंद्रित है, जिन्हें उनके बल्लूबेर और बालीन, इनकी हड्डी की चलनी के कारण मार दिया जाता है, जिससे वे समुद्री पानी को छानती थी। बलूबेर से लैंप और मशीनों के लुब्रिकेशन के लिए उच्च ग्रेड का तेल बनाया जाता था। बालीन या व्हेल बोन का उपयोग कॉर्सेट, स्टे, कंघा और अन्य प्रकार के उत्पाद के लिए किया जाता था। अब इस चीज़ के लिए, उसके हड्डी के लिए, उसके दिमाग के उस तरल पदार्थ के लिए उसको मारना शुरू कर दिया।
आई बात समझ में? तो ये था अवैध शिकार के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे जैविक आक्रमण के बारे में कि ये जैविक आक्रमण है क्या। देखिए जैविक आक्रमण क्या है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर या दुर्घटनावश जो है किसी एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति के आवास में लेकर जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस स्थान पर रह रहे जीव इस जीव के आने से संकट की स्थिति में आ जाते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई हिरण के लिए कोई संरक्षित स्थान बनाया गया हो, वहाँ पे हम शेर को ला दें तो क्या होगा? क्या वो हिरण को छोड़ेगा? मार देगा। तो इसे ही कहते हैं जैविक आक्रमण। मान लीजिए एक शेर, ठीक है, किसी प्रकार से एक बकरियों के झुंड के वहाँ घुस जाता है, बाड़े में घुस जाता है, या भेड़ के बाड़े में घुस जाता है, या मुर्गी के बाड़े में घुस जाता है, तो क्या वो उस मुर्गी को, भेड़ को या बकरी को छोड़ेगा खाने से? नहीं छोड़ेगा, वो खा ही लेगा। इसे कहते हैं जैविक आक्रमण। अब मान लीजिए एलियन, अब मान लीजिए पृथ्वी पर एलियन आ गया अचानक से, तो वो क्या करेगा? एलियन तो हमसे कई ज़्यादा जो है वो ताकतवर हैं, तो वो हमें मार देंगे। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि एलियन का पृथ्वी पर अटैक हुआ। थेनोस पृथ्वी पर आया और सबको मारना शुरू किया एवेंजर्स में। आई बात समझ में? तो इससे क्या हुआ? इसे कहते हैं जैविक आक्रमण। दूसरे जगह का प्राणी, दूसरे पर्यावरण का प्राणी या दूसरे ग्रह का प्राणी हमारे ग्रह पे आके या हमारे पर्यावरण में आके या हमारे क्षेत्र में आके हमें मारना शुरू किया। इसे कहते हैं जैविक आक्रमण। देखिए आपने देखा होगा जलकुंभी को, ठीक है, जलकुंभी यानी तालाब में, नदियों में, पोखर में, झीलों में जलकुंभी को अगर छोड़ दिया जाए एक को, तो वह पूरे तालाब में फैल जाती है। आई बात समझ में? तो देखिए इसका हम जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। ये जो है ना, इसे मतलब कि सजावटी के तौर पर विदेशों में इसका यूज़ किया जा रहा था। ये ब्राज़ील का मूल निवासी है। आई बात समझ में? ये ब्राज़ील में होता है। अब ब्राज़ील में होता है भाई, लोग इसे, उसमें अच्छे फूल होते हैं जलकुंभी में, तो लोग इसे सजाने के लिए अपने घरों में रखते थे, अपने टब में, अपने मतलब कि सजावटी जगहों पर, कहीं पे पानी का फव्वारा में इसका यूज़ होता था। अब क्या हुआ? अब भारत में 1886 में इसे बंगाल में सजावटी तालाब के पौधे के रूप में लाया गया। अब ये इतना अधिक फैल गया है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे तालाब में, मेरे पोखर में ये पूरा फैल गया था। और इससे क्या होता है कि इससे मछलियों को खाना नहीं मिलता है, सारा खाना ये जलकुंभी खा लेता है। इससे मछलियाँ बड़ी नहीं हो पाती है, इससे मछलियाँ मर जाती है। कभी कभी वो जलकुंभी के जड़ों में फंस जाती है ये मछलियाँ और मर जाती है। तो इससे क्या हुआ? इसे कहते हैं जैविक आक्रमण। ब्राज़ील से उसे हम यहाँ लेकर आए और यहाँ के जीवों को वो क्या हुआ? मारना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? और एक बात देखिए, एक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नाम का एक पदार्थ है, इसको कांग्रेस खरपतवार के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या किया? कांग्रेस की सरकार के समय इसे यूएसए से भारत लाया गया। ठीक है, लाया गया नहीं, इसे अमेरिका ने, जब हम गेहूं मंगवा रहे थे अमेरिका से, तो अमेरिका ने क्या किया? देखिए अमेरिका की चाल देखिए। अमेरिका ने क्या किया? ये जो तत्व है ना पोर्थेनियम, इस पोर्थेनियम को गेहूं के साथ मिला के इंडिया भेज दिया। सोचिए अमेरिका की चाल। जब वो इसे भेज दिया इंडिया, तो इससे क्या हुआ? हमें लगा कि तो गेहूं भेजा है, लेकिन गेहूं के साथ ये तत्व भी आ गया। और ये तत्व जब यहाँ पे आ गया ना, इससे क्या हुआ? इससे बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो गई। क्या क्या? एलर्जी, त्वचा में एलर्जी। तो अब देखिए, अब वहाँ पे एलर्जी होगा तो अमेरिका कंपनी दवाई अपना बेचेगी, यहाँ के हर लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाएगा स्किन का। तो इससे अभी तो मेडिकल सेक्टर में दवाई बनाने में भारत सबसे ऊपर है। जर्मनी पहले थी, अभी इंडिया सबसे ऊपर है। उस समय अमेरिका सबसे ऊपर थी, तो वो अपना दवाई को बेचने के लिए बीमारी ला दिया कि भाई बीमार हो जाओ तुम और हम दवाई अपना बेचेंगे। आई बात समझ में? तो क्या हुआ कि वहाँ का चीज़ यहाँ पे आया और यहाँ के चीज़ों को जो है वो क्या किया? प्रभावित कर दिया। आई बात समझ में? तो ये था जैविक आक्रमण के बारे में। देखिए वीडियो जो है 2 भागों में होगा। ये था भाग 1। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक ही वीडियो में अगर पूरे चैप्टर को हम कवर करें तो वीडियो जो 1.5 घंटे की हो जाएगी। आई बात समझ में? तो 1.5 घंटा एक वीडियो को देखना काफ़ी जो है वो बोरिंग सा होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 को कर रहा हूँ ख़त्म, जैविक आक्रमण तक। अब जब मैं पार्ट 2 का स्टार्ट करूँगा तो पार्ट 2 में मेरा पहला पॉइंट होगा जैव विविधता संरक्षण के लिए ज़रूरत। आई बात समझ में? तो चलिए, उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, आपने समझ लिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं